अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज आसमा जहांगीर कन्वेंशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती के साथ अदलिया में मुदाखलत और दबाव के इल्जामात की तरदीद की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने कभी किसी दबाव को न देखा न सुना और कभी मुतासिर हुए। उन्होंने ये बात अपने अलावा अपने मातहत जजेस के बारे में भी भरपूर वसूख से कही। ये असुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए अपने। और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ। लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं पहले भी छोड़ा। अदलिया के कंडक्ट और उसके फैसलों पर बाहर से तनकीद के अलावा हालिया कुछ अरसे में अंदर से भी आवाजें उठ रही थी। इस तनकीद के तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज आसमा जहांगीर कन्वेंशन में मजीद शुरका ने खिताब किए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली और ट्वीट किया कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर की तकरीर से होगा और यह मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने वकला के किरदार पर भी सख्त सवाल उठाए। जबकि शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि इस कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और आला जजेस ने खिताब किया है, मुअज़्ज़ज़ जजेस को ऐसे सियासी इज्तिमात पर वाज़े होना चाहिए। इस अहम मामले पर कानूनदान हजरात से बात करेंगे। इसके अलावा सियासी मैदान में भी हलचल जारी है। हुकूमत की हालिया कानून साजी के बाद सियासी माहौल में हुकूमत की मजबूती का तासुर फिर उभरा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, जिसने दिलावर खान ग्रुप की हिमायत से सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त हासिल की थी, वो दिलावर खान ग्रुप की मुसलसल हुकूमत की हिमायत के बाद सियासी दबाव का शिकार नजर आती है। लेकिन इसी पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई के मजबूत गढ़ नौशहरा से साबिक वजीर आला और मौजूदा वजीर दिफा परवेज खटक के भाई ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लियाकत खटक और उनके साहिबजादे पीटीआई से नाराज थे और उनकी नाराजगी की वजह से नौशहरा के सूबाई हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने कामयाबी हासिल की थी। उनकी जमात छोड़ने का तहरीक इंसाफ को क्या सियासी नुकसान और पीपल्स पार्टी को क्या सियासी फायदा होगा, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। परवेज के भतीजे आहत खटक हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। अभी गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे उसी अहम मामले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज बात की, भरपूर और दो टोक बात की। बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। माहिर कानून हामिद खान साहब हमारे साथ हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हामिद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आगाज़ आपसे करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ के खिताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में कहा कि कोई दबाव नहीं, फैसले अदालत के अपने ऊपर होते हैं और इन्फ्लुएंस्ड होने के इल्ज़ामात की तरदीद की। और उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो इदारों से भरोसा ना उठाएं। आपका क्या ओपिनियन है उनके इस खिताब पर? देखिए, ये सबूत भी कुछ दिनों तक हम दरखास्त दे के देते हैं कि वो भी सामने आ जाएंगी सारी बातें। अच्छा सर, मगर चले एक तकरीर होना थी इस कॉन्फ्रेंस के आखिर में, जो कि हुई भी है। क्या वो तकरीर इस फोरम से होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? चीफ साहब की नहीं सर, अभी मफरूर की तकरीर वो कह रहे हैं, यानी कि नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, कि उनकी तकरीर इस ऐसे फोरम से नहीं होनी चाहिए जहां पर सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस है, रिस्पेक्टेड पैनल मौजूद है, कि ये मुल्क एक मफरूर की तकरीर मुल्क और आइन के साथ मजाक है। योर ओपिनियन अबाउट दिस? नहीं, मैं समझता हूं कि किसी किस्म की भी बातचीत करने में या खुली डिबेट में जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, उसको रोकना गलत होगा। ठीक है, हामिद खान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं साथ नहीं रहता, बस मैंने बात कर ली। अच्छा चले, मैं आपसे भी दो सवाल और रख लूं। हामिद खान साहब बता दो अभी। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि आज वुज़रा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार, क्योंकि आप भी रह चुके हैं, को एडवाइस दिया गया कि वो सियासी ना हो, ये फोरम को किस तरीके से कंडक्ट होना चाहिए? आया बैलेंस कंडक्ट हो रहा है, या ये जो अभी खासतौर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां का कंडक्ट बताता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल है इसका?
देखिए, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी को कहे कि इस तरह कंडक्ट करो, इस तरह ना करो। सुप्रीम कोर्ट बार एक एपेक्स बार है और वो हमेशा खुल के बात करती है, उसको खुल के बात करनी चाहिए। कोई उसको रोकने वाला नहीं कि ये पॉलिटिकल इशू है, इस पे बात ना करो। आईनी इशू जो होते हैं वो पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, ये दोनों चीजें मिली जुली होती है, आईनी और सियासी। इसलिए आप सियासत को आइन से अलग नहीं कर सकते, कानून से अलग नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत का कोई ऐसी कोशिश कि जिससे सुप्रीम कोर्ट बार या किसी भी बार एसोसिएशन पर कोई कदगन लगाई जाए, बिल्कुल गलत होगा। सर, सीनियर वुकला के किरदार पर भी कुछ वुज़रा की जानिब से सवालात उठाए गए और माजी के हवाले भी दिए गए। क्या इसके ऊपर खुद वुकला बरादरी के अंदर कोई एहतसाब की बात होती है? हमने हालिया कुछ अरसे में देखा कि वुकला, खास तौर पर लॉयर्स मूवमेंट के बाद हमें जब सोशली भी उनकी ऐसी एक्टिविटीज रिपोर्ट होती हैं, तो क्या वहां पर कोई एहतसाब को लेकर खुद इस बरादरी के अंदर कोई मैकेनिज्म कि उसके ऊपर काम किया जाए? क्योंकि जब आप दूसरों को कानून बता रहे होते हैं तो वहां पर वो कानून की कमी दिखती है। देखिए, वो बात सही है, होना चाहिए, किसी को भी एहतसाब से बुलंद नहीं होना चाहिए। अगर वकील मिसकंडक्ट करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दो आरा नहीं है। और ये इंडिविजुअल एक्ट होते हैं, इस पर सारी कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई वकील किसी एक अदालत में जो है वो बदतमीजी करता है तो उसको उसके मुताबिक डील किया जाए। आप वुकला गर्दी कह के सारे वकीलों पर तो ना वो बात लगा दें। 90% से ज्यादा वकील शरीफ लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं। अगर 5-10% ऐसे लोग हैं तो उनका एहतसाब होना चाहिए, इस पर दो आरा हरगिज नहीं है। बेशक हामिद खान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 90% से ज्यादा ठीक है, लेकिन अब जो वाकयात कुछ अरसे में रिपोर्ट हुए उसमें वुकला ग्रुप्स की सूरत में भी हमें नजर आई, तो क्या आपकी बार इसके लिए कोई काम? जी बिल्कुल, हम तो बल्कि कम अज कम मैं अपने ग्रुप की बात करता हूँ। हमारा तो बेसिक नारा ये है कि हम वकालत में 3 बेसिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं: मेहनत, दयानत और शराफत। यानी मेहनत से वकालत करो, दयानतदारी से राय दो और शराफत से अदालत में पेश हो। ये गुंडागर्दी, बदतमीजी, इस चीज के हम सख्त खिलाफ हैं। तो बहरहाल ये तो हमारा मोटो है कि हम इन किस्म की हरकतों को कंडेम करते हैं और हम समझते हैं इनका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब ज्वाइन करने के लिए। राजा अमीर अब्बास साहब गुफ्तगू सुन रहे थे आप भी। हामिद खान साहब सीजे की जानिब से, सीजे पाकिस्तान की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज दो टोक और भरपूर अंदाज में कह दिया गया कि वो मुतासिर नहीं होते, ना उन्होंने कभी ऐसा देखा, और अपनी अदालत, उनके नीचे जो अदालतें हैं उनसे मुतालिक भी उन्होंने श्योरिटी दिलाई और बात की। अदलिया पर जो दबाव के इल्जामात की नफी हुई है, अदलिया पर तनकीद का मकसद अदलिया को स्कैंडलाइज करना ही क्यों लिया जाता है? देखिए, सबसे पहले जो चीज हमने देखी है कि ये फोरम क्या था, वहां पे जो टॉपिक दिया गया था वो क्या था, और वहां पे शुल्का कौन से थे, वहां पे बाहर के जो एम्बेसीज हैं वहां के एम्बेसडर्स थे और दूसरे थे। अब बात ये है कि जनाब आपने वहां पे क्या डिस्कस करना था, रोल ऑफ जुडिशरी रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब बात ये हो रही है कि जनाब आप जैसे अभी बात हुई कि वुकला का जो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, आपने शायद कल से अब तक देखा होगा कि जो इनके सदर हैं एहसन कुर्द साहब, उन्होंने बिल्कुल अली अहमद कुर्द साहब की जो तकरीर है उसको क्रिटिसाइज किया है और उसको सख्ती से कहा है, बल्कि उनको रोकने की कोशिश की कि जनाब ये वो फोरम नहीं है जहां पे ये बातें की जा रही हैं। अब बात ये हो रही है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो वुकला की बॉडीज हैं वो ओपनली इस किस्म की सियासत में और पार्टी बन गई हैं कि जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि एक कॉन्विक्ट को, अगर एक मफरूर को, एक एब्सकॉन्डर को वहां पे तकरीर करानी थी, और इंतहाई एक अफसोस है कि जो इससे पहले थे कि जनाब एब्सकॉन्डर हैं या नहीं ये बाद में देखा जाएगा या पता चलेगा। देखिए, इसी मुल्क की एक अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस वहां मौजूद थे, उस अदालत ने उनको प्रोक्लेम वो कर दिया है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप उनको ला रहे हैं, तकरीर करा रहे हैं, फिर बात हो रही है कि जनाब ये एक वहां पे जी ये की बात हो रही है, आप किसको ये कह रहे हैं, मैसेज दिलवा रहे हैं, व्हाट इज दिस? अली अहमद कुर्द साहब को किस कैपेसिटी में वहां पे मदऊ किया गया था? जब लाहौर हाई कोर्ट में तमाम फैसले एक मर्जी के तो फिर फैसले सही हैं। अगर कोई फैसला है या तो आप में इतने होते, आप बताते कि जी फलाना फैसला है, उसमें असरअंदाज के हमें शवाहिद हैं और हमें लगता है 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया
उसके बाद केसेस ट्रायल में चले। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट बार और जो वकला की तंजीमें अगर इस एंगल से लेके वो चलेंगी कि ये हमारा प्लेटफॉर्म यूज होगा कि कल को आप यहाँ पे वो जो नारेबाजी हुई थी, वो जिस किस्म का वहां पे डिकोरम की धज्जियां गई, तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली। राजा साहब, आपकी गुफ्तगू को मैं यूं कहूं कि उस फोरम पर जो कि गुफ्तगू का मौजू कुछ और था, वकला बॉडीज की जानिब से सियासत की गई। सर, सवाल अब आपसे ये कि क्या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर जज और मुजरिम इकट्ठे खिताब कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, हो सकता है, हर्ज नहीं है, ओपिनियन दिया जा रहा है। देखिए, दिस इज, मुजरिम को तो छोड़ देना, आप देख रहे हैं कि वो मफरूर भी हैं, और एक प्लेटफॉर्म पे कैसे ही ऑर्गेनाइजर्स से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो इस किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो ये एजेंडा रख रहे हैं। कल को आप भूषण को भी ले आइए और कहें जी इसमें कोई हर्ज नहीं, कल को आप किसी और को ले आइए, आप उनसे कहें कि जनाब इस फोरम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान आए, अपनी अदलिया के जो फेस करें। वो तो कहते हैं कि जी हमें गारंटी चाहिए और आप हमें गारंटी दे दो तो हम शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन फोरम्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और आपकी सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वहां पे बैठे हैं, और वहां पे बुला के उनको अभी आप एक तरीके से एम्बैरेसिंग पोजीशन में लाते हैं। वो तमाम जजेस की वो तकारीर जो उन्होंने उस मौके की मुनासबत से पढ़नी थी, वो तमाम साइड पे होगी। दिस इज समथिंग जिसको रोकना चाहिए, और मुझे सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से उम्मीद है कि वो इस चीज पे नोटिस भी लेंगे। ठीक है, वापस आपकी तरफ आऊंगी मैं। अभी अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, मतलब है, जो वहाँ तकारीर हुई कि अदलिया पर दबाव के इल्जामात, और उन्होंने भरपूर तौर उसकी तरदीद की और सबूत मांगा और कहा कि अदालत जो चाहे, जो उसका इस्तेहकाक है वो उसके मुताबिक चलती है, जो कानून है उसके मुताबिक चलती है। वजीर आजम साहब और हुकूमत को लेकर भी इस तरह की बातें रहती हैं या ऐसे इल्जामात सामने आते रहते हैं कि उन पर भी ऐसे दबाव हैं। क्या किसी वक्त में वजीर आजम भी कोई ऐसी तकरीर करके तरदीद करेंगे या कर सकते हैं कि जी ऐसा कोई दबाव कहीं मौजूद नहीं है? देखिए, बात यह है कि आजकल जो है एक जो तासुर बड़ा ख़ास तौर पे और एक इदारे के हवाले से जो क्रिएट किया जा रहा है कि अदलिया को दबाव में रख के कुछ फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि चीफ़ जस्टिस ने अपने इदारे के हवाले से एक पॉलिसी स्टेटमेंट कह लें या एक तर्जुमानी करते हुए अपने अदारे की उसको क्लैरिफाई किया, वो उनका हक बनता है, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। लेकिन जब हम तनकीद करना शुरू होते हैं, अदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू होते हैं, तो फिर ऐसे फोरम पे हमें चीफ जस्टिस अब्दुल कयूम की वो ऑडियो टेप भी चला देनी चाहिए कि जिसमें हम कहें, और उसमें भी हम कहें एक जज और एक जज कि जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में अदलिया की तारीख़ पे काला धब्बा है, लेकिन उस काले धब्बे को धोने की कभी किसी ने कोशिश की? वो तो आज भी ऑडियो टेप जो है वो बस एक ऑडियो टेप ही है। फिर दूसरी देखें, ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि जब अदलिया के फ़ैसले किसी एक सियासी जमात के हक़ में आते हैं तो वो मिठाइयाँ बांटते हैं, जब उनके ख़िलाफ़ आते हैं तो वो कहते हैं कि अदलिया दबाव में है। देखें, जब तक सियासी जमातें ख़ुद भी अपने आप को दुरुस्त नहीं करती और अदलिया के फ़ैसलों को तस्लीम करना, उनको मेरिट पे देखना, ना कि आपकी जो कन्वीनियंस है, आपकी जो सूटेबिलिटी है कि फ़ैसला आपको सूट करता है तो आप मिठाइयाँ बांटते हैं, फ़ैसला सूट ना करे तो आप कहते हैं अदलिया दबाव में है। तो ये भी तो एक तजाद है ना सियासी जमातों का। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक तजाद है। भी ज्यादा जो है वो देख रहे हैं। सर, जो आप बात कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब ने बात की भी, की एक हमारी तारीख भी है, अदलिया की भी एक तारीख है और उस पर फिर किताबें भी लिखी गई, खुद जजेस ने भी एक्सेप्ट किया है। तो क्या अदलिया पर अगर इस चीज को अंडरस्टैंड किया जा रहा हो, तनकीद को सिर्फ उसे स्कैंडलाइज करने में लेना चाहिए या हम उसको कंस्ट्रक्टिवली भी आगे लेकर बढ़ सकते हैं? ये मुहाज़राई ही की सूरत की तरफ जाता दिखता है। देखें आयशा, आपने बहुत ही, मैं कहता हूं कि मुनासिब सवाल इस सारी डिबेट के हवाले से किया है, और वो सवाल इसलिए बहुत मुनासिब है कि हम क्या इस डिबेट से मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि अदलिया के अंदर अगर कोई खामियां हैं या वहाँ पे आपको महसूस होता है कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है,
तो उस तरफ तवज्जो दी जाए, या कि ये इस किस्म की अफरा तफरी जिसमें कि कन्फ्यूजन एक पैदा हो मुल्क के अंदर, आप अदारे जो हैं वो आपस में टकराते हुए नजर आए। मेरा ख्याल है कि ये यकीनन ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। हमें अगर अदलिया में बेहतरी चाहिए तो वो जुडिशल रिफॉर्म्स के ज़रिए हो सकती है। हमें अगर वकला के हवाले से, अगर जैसे आपने सवाल किया भी एक वकला गर्दी के हवाले से, मैं इस बात से तो इत्तफाक करता हूँ हामिद खान साहब की कि तमाम वकला जो हैं वो तो नहीं आप उनको एक उससे कर सकते कि अगर चंद वकला या कुछ गिरोह जो हैं अगर वो कोई गुंडागर्दी करते हैं तो हम कहें कि तमाम वकला जो हैं वो इसी माइंडसेट के साथ हैं। हाँ, जिन्होंने जो करते हैं उनके खिलाफ उनका एहतसाब भी होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। देखिए, जब तक तो मुल्क के अंदर डिबेट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में होती है, चाहे वो किसी और जगह पे होती है, जब तक तो डिबेट का रुख जो है वो बेहतरी की तरफ या एक नेशनल डिबेट की तरफ अगर जाएगा तो उससे तो आप कंस्ट्रक्टिव, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे मकसद जो है वो एक अफरा तफरी, एक कन्फ्यूजन पैदा करना है, या एक जो एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क के अंदर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो राना शमीम साहब की स्टेटमेंट है या इससे पहले और भी जो मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ सामने आई हैं, उन सब का अगर एक ही मकसद है कि किसी तरीके से एक फ़ैसला जो कि एक मुल्क की पार्टी के, एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ आया, तो ये साबित करना है कि इस मुल्क में अदलिया के फैसलों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर तो ये एक सियासी खेल हुआ ना। ठीक है, ये तो मतलब कोई अदलिया की डिबेट तो ना हुई, ये तो कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स की डिबेट तो ना हुई, ये तो एक सियासी खेल हुआ जिसको आप काले कोट के नीचे अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो तो एक, मैं समझता हूं कि एक चाल हुई, वो तो एक गेम हुई। ठीक है अहमद जवाद साहब, वो जो आपने कोट किया, मैं जब हामिद साहब से भी बात कर रहे थे वो कह रहे थे होना नहीं चाहिए ऐसा, और जब वो खुद जवाब दे रहे थे अदलिया को लेकर तो कहते हैं उन्हें अमली तौर पर करके, दिस इज द डिफरेंस कि हम लोग दूसरों के लिए कहते हैं कि अमली तौर पर हो, और जब अपनी बारी तो कहते हैं होना चाहिए। तो वकला की बार्स हर जगह मौजूद है, तो वहां पर ये फर्क दिखे कि अगर कहीं वकला गर्दी या कुछ ऐसा मामला है तो वहां लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जो गुफ्तगू हो रही है, जो अहमद जवाद साहब ने की और आपने हामिद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने भी बात की पॉलिटिकल एंगल की, क्या वाकई तासुर ऐसा बनता है? मैं उससे एक कदम आगे जाके कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक बात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, उसके बाद की सूरत हाल क्या कहीं ये तासुर तो नहीं देती कि इस इदारे के खिलाफ महाज आरई जैसा तासुर उभरता नजर आए कि अदलिया जो कि इंसाफ का फोरम है उन्हें आकर ये बताना पड़ रहा हो? तो क्यों बताना पड़ रहा हो? देखिए, बात ये है कि जो ये तमाम लॉयर्स की आवाज नहीं थी, ये आवाज अगर आप देखते हैं तो उधर देखिए जो लॉयर्स हैं उनका पॉलिटिकल भी एफिलिएशंस हैं, उनकी पॉलिटिकल कोई सेनेटर है, कोई किसी और पार्टी के साथ मुंसलिक है, और अनफॉर्चुनेटली कि अगर वो अपनी पार्टी का जो उनका स्टांस है वो लेके आके वकला के दरमियान रखेंगे तो वकला यकीनन उसको फॉलो नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे। जो प्रोफेशनल वकला हैं कोर्ट्स में पेश होते हैं, अभी आइए ना, अगर तो आप इतने स्पेसिफिक हैं तो यू कम अप विद किसी एक केस में आइए, और केस में फिर आगे अगर आप तो लॉयर हैं आप उसमें अपने ग्राउंड्स लें कि जनाब इस केस में ये वजूहात थी, इस वजह से इस केस का जो फैसला आया है वो इस तरह का है। वो एक जज साहब को देखें कि 3 साल के बाद वो एक अपना एफिडेविट लेके आ जाते हैं शमीम साहब, और एफिडेविट में कहते हैं कि जी ऐसी बात हुई, जिसपे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उस पे एक्शन लिया है और उन्हें कॉन्टेम्प्ट का शो कॉज इश्यू किया है, तो अब बताइए कि या तो ये कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त एक्शन था, और अगर ये समझ ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपका ब्रेक पे जाने से पहले किस एंगल पे भी सवाल, फवाद चौधरी साहब ने वकला के किरदार पर सवाल उठाए हैं, वो खुद भी एक वकील हैं, वकील जज पे सवाल उठाए, अदालत पे उठाए, अदालत वकील को कहे, या वकील अदालत पे उठाए, वुज़रा वकील को कहें। जब फवाद साहब खुद एक वकील हैं तो उन पर भी जिम्मेदारी नहीं, वो सबूत लेकर आए। ये एक नया ट्रेंड और रुझान खास तौर पर उन लोगों की जानिब से जो कानून और आइन की समझ बूझ बेहतर रखते हैं, फोरम्स भी जानते हैं, तरीकाकार भी जानते हैं, जब वो सिर्फ इल्जाम की जबान इस्तेमाल करें तो फिर इसको कैसे एनालाइज किया जाए?
देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये वकला का और जजेस का आपस का मसला है। इनको आपस में या दरवाजों में, लेकिन इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इस किस्म की बातें नहीं करना चाहिए। अगर इनको वाकई ही एतराज है तो ये जनाब कोर्ट में एप्लीकेशन दें कि जनाब हम ये केस फलाने जज के पास नहीं जनाना चाहते, हमें इस पे एतबार नहीं, लेकिन आके एक पॉलिटिकल उसको एक रूप दे देना, वहां पे उस किस्म की नारेबाजी शुरू कर देना, और उसके बाद देखिए इनको जो मुंतजमीन थे उनको पहले से एक उनको देना चाहिए कि जनाब इसमें आपने ये टॉपिक पे बात करनी है, बिल्कुल खुली छूट नहीं कि जिसके मुंह में जो आए वो आके वहां पे खड़ा हो जाए और वहां पे एक चौक का सा मंजर नजर आए कि जनाब आप इस किस्म के नारेबाजी कर रहे हैं। बट वो हामिद खान साहब कह रहे थे ना कि जरा लोगों तक जाएं तो पता चले माहौल क्या। मैं एक सवाल आपसे भी अहमद जवाद साहब, वुज़रा की जानिब से बार को भी कहा गया कि बिहेव, और ये भी कहा गया कि गैर जानिबदार रहें, ये भी कहा गया पोलिटिसाइज ना हो, देखेंगे ऐसे फोरम्स के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू हो नहीं हो। सर, अभी जिस तरह राजा साहब कह रहे थे कि जो मामला कानून से मुतल्लिक है, अदालतों और वकला से मुतल्लिक है, वो वहीं तक रहना चाहिए। हामिद खान साहब ने भी कहा कि हुकूमत नहीं होती बार को ये समझाने वाली कि बार को क्या करना और क्या नहीं करना। क्या हुकूमत सब इदारों को मर्जी से चलाना चाहती है कि किस इदारे को कितना और कैसे चलना है? देखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। देखें, बात यह है कि अगर आप हुकूमती वुज़रा के बयानात की बात करेंगे इस इवेंट के हवाले से या वकला के ऊपर उनके कमेंट्स के हवाले से, तो आपको ये भी जहन में रखना होगा कि जब मैंने जैसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर आप काले कोट के नीचे एक सियासी खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर हुकूमती वुज़रा की तरफ से भी बयानात आएंगे। फिर वो कोई जुडिशरी का मसला नहीं रह गया, वो कोई इंसाफ का मसला नहीं रह गया, वो फिर किसी एक अदारे का मसला नहीं रह गया, वो एक सियासी खेल बन गया। तो जब सियासी खेल खेला जाएगा तो आप क्या हुकूमत की ज़बान बंदी कर देंगे कि हुकूमत जो है वो इस वजह से चुप रहे क्योंकि ये एक काले कोट के नीचे ये सियासी खेल खेला जा रहा है? मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि इस मुल्क में हिस्ट्री है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की क़यादत में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, नवाज शरीफ को, जब वो रीइंस्टेट करती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, सेलिब्रेशंस की जाती हैं। फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो साकिब निसार की क़यादत में जो है उस लीडर को कन्विक्ट करती है, तो फिर आप कहते हैं अदालत के ऊपर दबाव है। तो क्या उस वक्त दबाव नहीं था जब आपके फेवर में डिसीजन आया था? तो कहने का मकसद ये है कि ये सियासी जमातों को अपने गिरबान में भी खुद देखने की ज़रूरत होगी कि इससे पहले कि हम अदलिया के ऊपर अपने अनफेवरेबल डिसीशंस या उनको इस हवाले से लेबल करके हम अपना कोई सियासी मकसद हासिल करना चाहते हैं या हम अपने लिए कोई रास्ता जो है वो माफ़ी का ढूंढना चाहते हैं या अपने ऊपर लगे गए इल्ज़ामात और अपने ऊपर जो कन्विक्शन हुई है उसको आप माफ़ करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं अदालतों की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करके, तो ये एक सियासी खेल बन जाता है। तो सियासी खेल में फिर सियासत के जरिए ही फिर उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। जो गुफ्तगू हुई इदारों पर जायज तनकीद की हद तक मामला ठीक, मगर इल्जामात और उसमें सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं। नैब के मामले पर भी यहाँ बहुत ज्यादा बात हुई। साथ ही साथ आहत खटक साहब हमारे साथ होंगे जो कि पीटीआई को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आहत खटक साहब भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला केपी के परवेज़ खटक साहब के भतीजे हैं। अभी इसी माह के आगाज़ में इन्होंने पीटीआई को खैर बात कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उनके वालिद साहब ने भी। और एक और मामला है एहतसाब या इंतकाम, इस मुतालिक भी तकरीरें हुई कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ अपोजिशन जिसे इंतकाम कह रही है, हुकूमत उसे एहतसाब कह रही है, और ये वाइस वर्सा एक मामला है जिसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। आहत खटक साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तब्दीली लेकर आई है या तब्दीली की बात करती है और मुल्क को कह रही बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है, एहतसाब का अमल जारी है, आप क्यों नाराज होकर पीटीआई को छोड़ गए? हमारे नाराज होने की कुछ वजह थी। सबसे पहले हमारे जब 2013 वाला इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद हमारे काफ़ी करीबी लोगों के साथ इंतकामी सियासत शुरू हो गई, क्योंकि हमारा आपस में फैमिली का एक पॉलिटिकल रिफ्ट, एक क्लैश आ गया था।
जिस वजह से हमारे बड़े करीबी साथियों के साथ इंतकाम करने की कोशिश की गई, जिस वजह से हमारा शुरू हुआ इख्तिलाफ। और उसके बाद फिर जो मुल्क में हम लोगों ने हालात देखे और जो लोकल लेवल पे शुरू से हमेशा ग्राउंड पे बाबा होते थे, तो जब वालिद साहब ने ग्राउंड पोजीशन भी देखी कि लोग मायूस हैं तब्दीली से, कि कोई भी हक में नहीं था पीटीआई के दोबारा, तो इस वजह से हम लोग साइड पे हो गए। आहत साहब, पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह क्या यही थी कि आपको PK 63 का ज़िमनी इंतखाब के लिए टिकट दरकार था और आपके वालिद भी चाहते थे आपको मिले, वो ना मिलना ही पॉलिटिकल रिफ्ट की वजह थी? बिल्कुल ये झूठ है जी। PK 63 का जो इलेक्शन था उसमें ये जो बाई इलेक्शन था उसमें मैं कैंडिडेट ही नहीं था। अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं पार्टी टिकट के लिए तो अप्लाई करता, मैं कोई लॉबिंग करता, कोई कागजात तो जमा कराता। हमारा तो कोई PK 63 पे कोई इशू ही नहीं था हमारा। सर, तो फिर आपने कहा कि आप लोग ग्राउंड पर, वालिद साहब को भी अंदाजा हुआ ग्राउंड के लोग आप हैं, क्योंकि आपका हल्का ये सब कुछ है वहां पर। आपने ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को सपोर्ट किया और शिरकत पीपल्स पार्टी में कर ली। नून लीग को सपोर्ट हमने एक वजह से किया, क्योंकि हमारे नौशहरा में जब से नून लीग वजूद में आई है, नून लीग कभी नौशहरा में काउंसलर भी नहीं जीती, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, जब से नून लीग वजूद में आई। तो अगर कोई और ANP भी खड़ी भी थी और कुछ आज़ाद भी थे तो वो उधर चला जाता। हमारा अपना ज़्यादा था कि नून लीग को जितवा दें, ताकि इनको दिखा दें कि PTA के अलावा भी कुछ और लोग हैं जो हल्के में असर रखते हैं अपना। ये फरमाइएगा, आपके वालिद PTI की नशिस्त से MP हैं, तो अखलाकी तौर पर नशिस्त छोड़कर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे? अगर ये बाबा कुछ फैसला कर रहे थे पिछले दिनों कि वो इस्तीफ़ा देने लगे सूबाई सीट से, लेकिन कुछ करीबी साथियों ने मना किया है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी और बाबा की जो अपनी ख्वाहिश है वो हमारी यही है कि हम इस्तीफ़ा दे दें सूबाई सीट से भी। लेकिन जो करीबी ग्रुप के काफ़ी लोग हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं राजा साहब आपसे जानना चाहूंगी, लियाकत खटक साहब, जवाहर खटक साहब के वालिद रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं, पार्टी तब्दील कर ली है उन्होंने, कानूनी पोजीशन क्या बनती है उनकी, और जमात के पास, तहरीक इंसाफ के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर वालिद साहब ने अपनी पार्टी चेंज नहीं की तो उनको एक राइट है, वो अपनी मर्जी की पार्टी में रह सकते हैं। इनको अपना एक राइट है कि ये सर, लियाकत खटक साहब भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। अच्छा, खुद भी चले गए हैं जी। तो फिर तो उनको देखिए ना, वो उनको जो वोट मिला है वो बल्ले को वोट मिला है, और बल्ले के निशान पे उन्होंने ये टिकट लिया और जीते। अगर वो चले गए और जो स्पीकर हैं वहां के, अगर वो रेफरेंस भेजते हैं इनके खिलाफ, तो ये डिफेक्शन क्लॉज में आ जाएगी, और डिफेक्शन क्लॉज में उनको फिर ये सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस टिकट से आते हैं आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर नहीं सकते। तो ये उनको इश्यू आएगा, तो लगता ऐसी है कि उन्हें भी रिजाइन देना पड़ेगा। अहमद जवाद साहब, एक बड़ा सेटबैक कहा जाए, नौशहरा जैसा स्ट्रॉन्ग होल्ड, KPK के अंदर दूसरी बार हुकूमत, फिर परवेज खटक, उनका खानदान काफ़ी सीटें रखते हैं, असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं, पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई प्लान नहीं है, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया है, क्यों ये आपसे इतने खफा हो गए? देखें आयशा, पहली बात तो ये है कि ये कोई सेटबैक नहीं है। पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर बाज़-औक़ात पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, उनकी अपनी नई कोई तवक्को पूरी होती, तवक्कुआत जो उन्होंने रखी होती हैं, और उसके बाद उनका ये हक बनता है अगर वो एक पार्टी को छोड़ते हैं, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये तो कोई ऐसा सेटबैक नहीं है। और अब जो दूसरी चीज़ है कि इनके वालिद साहब जो हैं वो भी जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जैसे आमिर अब्बास साहब ने भी कहा कि ये तो अब एक कानूनी और इखलाकी जवाज़ है कि इनको वो सीट छोड़ देनी चाहिए और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में, और जैसे कि आहत खटक साहब जो हैं वो कह भी रहे थे कि हमारी वहाँ पे इतना सियासी असर व रसूख है कि हम अगर नून लीग के पीछे खड़े हुए तो वो जीत गई, तो फिर इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए
कि ये MPA की सीट से रिज़ाइन करके दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में अपने सियासी असर और रसूख को डिमॉन्स्ट्रेट कर दें। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को जो अब लास्ट हमने जो इलेक्शंस में देखा है कंटोनमेंट बोर्ड के हुए थे, तो एक स्वाय सिंध के पीपल्स पार्टी को तो हम पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नज़र भी नहीं आई। लेकिन चलें, अगर इन्होंने उसका इंतखाब किया है तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सिंध से बाहर भी कोई एक आध सीट शायद मिल जाए फिर। अच्छा चलें, कुछ सोच समझ के किया होगा। मगर अब सवाल आपकी तरफ है, जैसे राजा आमिर साहब बात कर रहे थे डिफ्लेक्शन कॉज की। सर आखिर जमात ने कोई फैसला किया होगा कि एक बंदा आपकी टिकट के ऊपर, बल्ले की टिकट के ऊपर असेंबली में बैठा है मगर जमात छोड़ चुका है, तो फिर स्पीकर साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग ओके हैं इसके साथ? नहीं, ओके वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जाहिर है कि इनको पार्टी की सतह के ऊपर डेलिब्रेट किया जाता है। पार्टी का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है। सर 20 दिन हो गए आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, क्या अभी तक इस पर डेलिब्रेशन नहीं हो सकी, या फिर खटक खानदान का असर और रसूख काफी है PTI के अंदर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और कोई वो 20 दिन से कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जाती। उन्होंने एक अपनी चॉइस एक्सरसाइज की है। अब पार्टी उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहती है वो पार्टी का हक है कि वो कब और कैसे उस पर रिएक्ट करना चाहती है। कोई ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि पार्टी ने फ़ौरन ही उस पर रिएक्ट करना होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई बहुत बड़ा कोई सेटबैक हमारे लिए नहीं है पार्टी के लिए। सर लगता तो है, क्योंकि आपने गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी को शायद एक सीट मिल जाए, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से ये गई सीट तो फिर अब आपके पास आने वाली नहीं है, ये ज़हनी तौर पर फिर आपको पता है? देखें, वो तो मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि उन्होंने खुद ही इस बात का इजहार किया कि वो चूंकि नून लीग के पीछे खड़े हुए थे, नून लीग जीत गई, तो वो ठीक है। अगर वो हो सकता है, वो एक सियासी ख़ानदान है, उनका अपना सियासी असर रसूख होगा, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो अगर आप जमात के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, परवेज खटक साहब से आपकी कोई गुफ्तगू हुई इस मामले पर? देखें, अभी आमिर बाज साहब ने भी एक बात की थी। देखें, इवन बाप और अगर बेटा हो तो बाप अगर किसी एक पार्टी का इंतखाब करता है, बेटा किसी और का कर सकता है, तो चचा किसी और पार्टी का कर सकता है, भतीजा किसी और पार्टी का कर सकता है। तो ये तो कोई ऐसी बाइंडिंग चीज़ नहीं है कि पूरे ख़ानदान ने ही एक पार्टी के साथ रहना होता है। जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी थी ऑप्शन उन्होंने कर ली, जिन्होंने नहीं करनी और वो PTI के साथ हैं, रहे हैं और रहेंगे, उन्होंने नहीं की, तो इस पे कोई वो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कुछ चेंज रिएक्शन है। मैं तो सिर्फ पार्टी का रिस्पांस, अहमद जवाद साहब नाराज ना हो, मैं तो पार्टी का रिस्पांस पूछ रही हूँ। नौशहरा के हालिया ज़िमनी इंतखाब में लियाकत खटक साहब और अहद खटक साहब ने आखिर नुकसान तो पहुंचाया है ना PTI को। सर हल्के को नुकसान तो पहुंचा, सीट तो गई आप लोगों की, काउंटर प्लान नहीं है फिलहाल, ये ऐसे कह लें। देखें, मैं एक बाई इलेक्शन में, एक ज़िमनी इलेक्शन में हार जाना का मकसद ये नहीं है कि आपने वो सीट हमेशा के लिए वो लूज़ कर दी। किसी जगह पे आप जीतते हैं, फाटा में आप JUIF की सीट थी, ज़िमनी इलेक्शन में हम जीत गए, तो एक जगह पे हमारी सीट थी, वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चल गई। आज भी जो है 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स थे वो आज भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उसी तरह से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये इलेक्शंस में आप जीत भी सकते हैं, बाज़ औक़ात हार भी सकते हैं। मैं इसको कोई इतना, मैं नहीं समझता कि ना तो पार्टी और ना मैं इसको कोई इतना कोई सीरियस समझता हूँ। ठीक है जी। अहद खटक साहब, अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि ग्राउंड पे लोगों से जानने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों को लगा कि जो वादा था या जो डिलीवर हो रहा है वो नहीं हो सका। सर अगले इलेक्शन को लेकर, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल जो है PTI वो कहते हैं कि वो बॉदर नहीं करते और इतना सीरियस नहीं है एक ज़िमनी इलेक्शन, अगले जनरल इलेक्शन में आप KPK में क्या मंजरनामा देख रहे हैं, क्या जज कर पा रहे हैं? वैसे एक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा। परवेज खटक साहब का क्या दिखता है कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे अगला? मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की है तो पेशावर में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियत में थी और एबटाबाद में भी पीपल्स पार्टी के पास एक विनिंग पोजीशन अभी भी है उधर कैंटोनमेंट बोर्ड में। तीसरी बात जो इन्होंने की है इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा देने की, तो मैं बड़ा खुश हूँगा अगर हमें पार्टी से ये सीट से डी नोटिफाई कर दें और एक और मुकाबले में हम लोग आ जाएं।
एक डी नोटिफाई ना करने की वजह आपके ख्याल में क्या है? आप छोड़ गए हैं पर इन्हें इतना प्यार है कि गले से लगा के बैठे हैं। रेजिग्नेशन की भी वजह पूछ लें। नहीं, मैं नोटिफाई का इंतजार नहीं कर रहे हैं, रिजाइन कर दें। आप दोनों में मतलब फिर इतना ख्याल है, छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी बन गई है। जी आयत खटक साहब, ये हम खुद सरप्राइज दे देंगे इनको रेजिग्नेशन का, लेकिन अगर इन्होंने ना की पहले हम कह रहे हैं कि ये लोग डी नोटिफाई कर दें। हम लोग तो तैयार हैं 24 घंटे मुकाबले के लिए। मैं अभी भी अपने हल्के में कैंपेन पे फेर रहा हूँ। मतलब मुकाबला पहले आप वाला है। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आप लोगों के अहमद जवाद साहब घर के अंदर का सियासी इख्तिलाफ है, फायदा कोई और भी इसका उठा सकता है? देखें, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सियासत के अंदर लोग पार्टी के अंदर आते भी हैं, जाते भी हैं। पार्टी कोई एक पॉलिटिकल वर्कर या किसी एक शख्स की वजह जाने से या आने से जो है पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और एक इमरान खान का नाम है, एक इमरान खान की फॉलोइंग है, बल्ले की पहचान है, वोट तो उस चीज़ को मिल रहा है। और इसलिए मैं तो इसलिए मैंने बारहा यही बात रिपीट की कि ये कोई इतना कोई संजीदा सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कोई इतना वो कोई कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई अपसेट हो गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने 2013 के इलेक्शन के बाद वहाँ पे अगर आपको याद हो तो सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में तो पता नहीं कोई 15-16 हमने MPs जो थे जिनको हमने डी नोटिफाई कर दिया था, और वहाँ पे हमारी हुकूमत भी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक्शन लिया गया। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है एक सीट के ऊपर, इसके ऊपर ठीक है। अहमद जवाद साहब, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि खिलाड़ी मैदान में हो तो वो जीत के जज्बे से होता है। यही सवाल आपसे मेरा है आयत खटक साहब कि एक तो ये फरमा दीजिएगा कि ये कोई और फायदा ना उठा जाए आपका। दूसरा, कैंपेन क्या करेंगे आप हल्के में कि PTI ने क्या अच्छा नहीं किया या फिर पीपल्स पार्टी ने क्या बहुत अच्छा किया है? कैंपेन का मोटो क्या होगा आपका? मुझे एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं, ये हार जीत अल्लाह की तरफ से होती है, इंसान अपनी मेहनत कर सकता है। इसी तरह PK 63 के जब ज़िमनी इलेक्शन थे तो ये लोग बिल्कुल श्योर थे कि ये लोग PTI वाले के जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया तो उल्टा आ गया। और आने वाले इलेक्शन में मुझे हंसी खाली इस बात पे आती है कि जिस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स है PTI की गवर्नमेंट में, जिस तरह हुए हैं, जिस तरह BRT वगैरह, या इधर लोकल लेवल पे मैं अगर कहूँ कोई नाली गली बन जाए तो PTI वाले जल्दी आ जाते हैं क्रेडिट लेने। और जब महंगाई की बात करो या गैस लोड शेडिंग या बिजली की लोड शेडिंग की, तो वो डाल देते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर थीं। तो ये एक बयान पे तो पहले चलें, या तो फिर इस चीज़ का भी क्रेडिट ना लें। और आने वाले इलेक्शन में सरप्राइज़ की अगर देखें, मेरा किसी से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी हुई है इस जगह पे, तो इंशाल्लाह ग्राउंड रियलिटी को देख के आने वाले वक्त में ये हमारा लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। अभी हार जीत मैंने पहले कहा अल्लाह की तरफ से होगी, ठीक है। तो लोकल बॉडीज फैसला कर देगा कि यहाँ पर आप आगे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। राजा आमिर अब्बास साहब, अब हम आ जाते हैं एहतसाब के मामले पर। नैब और एहतसाब अपोजिशन की जानिब से जो आज रहनुमाओं ने बात की, शाहिद खान अब्बासी थी, कमर जमान कायरा थे, तनकीद का निशाना बनाया नैब के इदारे को भी, एहतसाब के अमल को भी, और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को जो हुकूमत कहती है कि वो एहतसाब कर रही है और माजी की हुकूमतें क्या कुछ गलत करती रहीं। आपके ख्याल में उनकी ये तनकीद किस हद तक दुरुस्त है? आप खुद इस इदारे के साथ काम कर चुके हैं। देखिए, एक चीज ज़हन में रखना है कि जो नैब के अदारे पे तनकीद होना, नैब के कवानीन पे तनकीद होना, या नैब किस तरीके से चल रही है कि जब अदालतों में नैब केस लेके जाती है, तो मुझे तो लगता है इन दोनों को चाहिए कि वो नैब की तारीफ करें कि भाई ऐसे केसेस बना के वो अदालतों में ले जा रहे हैं कि जिसमें अल्टीमेटली तमाम इनके जो अरकान हैं वो इस वक्त बेल पे हैं और सलाखों के पीछे कोई एक शख्स भी नहीं है। अब जहां तक ये बात कि जी ये तनकीद कर रहे हैं कि जी अभी नैब में जो तरामीम आई, 2 तरामीम आए, एक सेकंड अमेंडमेंट और एक थर्ड अमेंडमेंट,
और इसी चेयरमैन साहब को दोबारा एक्सटेंशन की बात हो रही, नैब के कवानीन चेंज हुए, तो ये जो ऑप्टिक्स करते हैं टीवी में या प्रेसर में, व्हाई दे हैव नॉट चैलेंज्ड कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि जनाब ये जो कानून साजी हो रही है ये नैब की ये कवानीन को गलत तौर पे और किसी पर्टिकुलर या किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए ये तरमीम हो रही है। तो लग ऐसे रहा है कि इनको भी इन तरमीम से फायदा ही पहुंच रहा है। जो एहतसाब हो रहा है यकीनी तौर पे अगर हम देखें तो ये एहतसाब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2-3 चीफ जस्टिस साहिबान ने अपनी जजमेंट्स में और दौरान केस अक्सर ये बात की है कि ये जो अब नैब का अदारा है ये जो सा है जब रेफरेंस तो डाल देता है लेकिन उसके बाद ना एविडेंस के लिए ये इसके पास इतनी चीटिंग की कैपेबिलिटी होती है, ना इनकी इन्वेस्टिगेशन में है, ना इनकी प्रोसिक्यूशन में है, और नैब के अदारे को लगता ऐसे है कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल। अब अगर हम नैब की हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि ये बेसिकली और मेजॉरिटी के तौर पे ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग वगैरह के लिए यूज होता रहा। और अब अगर हमने कोई वाकई नताइज देखते थे तो हम नजर आता है कि किसी एक केस में कोई सजा हो गई होती पिछले 3-4 बरस में, लेकिन वो नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, तो बहुत वैलिड पॉइंट है। और जो आप आर्म ट्विस्टिंग और फिर कवानीन में तरमीम, वही बात के कहते कुछ है सियासतदान और करते कुछ और हैं। अहमद जवाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने यही बात की जो अभी राजा साहब कर रहे हैं कि नैब एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में मुशावरत के साथ बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक हो सकते हैं। तो सर हुकूमत इस पर गौर करेगी कि पार्लियामेंटेरियंस मुत्तफिक हो जाएं और मौसर नैब कवानीन हो, या बस स्टेटमेंट्स देते रहेंगे दोनों जानिब से? देखें, बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो भी नैब के बारे में स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट ये उस वक्त भी दे देते जब नैब के अदारे को सियासी मकासद के लिए PMLN की हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये उस सवाल का जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि चूँकि PMLN ने नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो हम उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम तो उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो खुद अपने केसेस को वो देख रहा है। उसने अपने जो अदाद शुमार हैं अपनी पिछले 3 साल की कारकर्दगी के वो भी पेश कर दी हैं। उसमें तकरीबन कुछ 600 अरब रुपए की रिकवरी भी है, उसमें सैकड़ों केसेस हैं। सर वो रिकवरी भी तो सवालिया निशान है अहमद जवाद साहब, और जितनी बातें राजा आमिर साहब ने की हैं कि किसी एक को सजा हो गई होती है, हुकूमत तो खुद खुश नहीं नैब की कारकर्दगी से। उनकी तो रिकवरियों के ऊपर भी अलहदा से काम शुरू हो गया उसकी अकाउंटेबिलिटी का। सर लेकिन जब आप भी मुतमईन नहीं, ऑपोजिशन भी मुतमईन नहीं, आयशा जी, हाँ देखें, उसका तो बड़ा आसान सा जवाब है। जब भी कोई ये बात कहे कि नैब कोई किसी एक केस को भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सका, तो जो नैब ने लिस्ट जारी की है सैकड़ों केसेस जो निपटाए हैं, तो वो उसका पोस्टमार्टम कर लेना। तो देखें, स्टेटमेंट देना तो बड़ा आसान है, बैठ के आप दे दें, हवा में कोई भी चीज़ छोड़ दें। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक बात करनी है तो आप नैब के उस क्लेम को जिसमें उन्होंने केसेस की लिस्ट दी है उसको उठा लें और उसमें से बताएं कि ये केसेस जो हैं ये पाया तकमील को पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो ये तो नैब ने तो अपने दादो शुमार लिस्ट को क्या करना सर, रिकवरीज का ऑडिट हो रहा है और हमारे सामने बहुत से पार्लियामेंटेरियंस अंदर गए और सब वैसे ही बाहर आ गए, तो फिर सवालिया निशान तो बन जाता है ना आवाम के लिए भी कि ये क्या हो रहा है, टैक्स के पैसे के साथ भी खेला जा रहा है इस तरह से। जी देखें, अगर देखें सवालिया निशान को एक अगर हम कुछ स्पेसिफिक तरीके से अगर हम उसको करें, अपोजिशन भी कर सकती है, मीडिया भी कर सकता है और कोई भी पाकिस्तानी भी कर सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर एक जस्ट एक पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पे सिर्फ इस्तेमाल करना है जी कि नैब जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है या नैब एहतसाब नहीं कर सकी, तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो गई। लेकिन अगर कोई भी अगर एनालिसिस करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने चाहिए, लेकिन फिर उसमें तमाम उन तफसीलात को जिनका क्लेम जो है नैब ने किया है, चाहे वो रिकवरी का है चाहे केसेस का है, उसका पोस्टमार्टम करें ना। उसमें नैब को चैलेंज करें ना कि आप ये कह रहे हैं कि हमने इल्जामात नहीं होने चाहिए के ऊपर, तामीरी तौर पर अगर बेहतरी लाई जा सकती है तो उस पर पार्लियामेंट को काम करने की जरूरत है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।